हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो की इस सीरीज़ में मैं निकॉन Z50 के मेनू के अंदर यहाँ पे जो प्लेबैक मेन्यू, फ़ोटो शूटिंग मेन्यू, मूवी शूटिंग मेन्यू, कस्टम सेटिंग्स मेन्यू, सेटअप मेन्यू और रिटच मेन्यू, और इन सारे मेन्यूज़ के अंदर आपको जो जो सारे सेटिंग्स या ऑप्शंस देने को मिल रहा है, उन सारे ऑप्शंस को मैं एक एक करके प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं जो प्लेबैक मेनू है उसके अंदर जो जो सारे सेटिंग्स है उसको मैं डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग मेन्यू के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देने को मिल रहा है वो है रीसेट फ़ोटो शूटिंग मेन्यू। तो बेसिकली इस ऑप्शन पे आके आप इस फ़ोटो शूटिंग मेन्यू के अंदर आपको जो जो सारे सेटिंग्स देने को मिल रहा है उसको सारे को आप रीसेट करके फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन देने को मिल रहा है वो है स्टोरेज फोल्डर। तो बेसिकली यहाँ पे आके जो फर्स्ट ऑप्शन है रीनेम, तो यहाँ पे आके आप जो फोल्डर का नेम है उसको आप आपके हिसाब से रीनेम कर सकते हैं। और बेसिकली मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ही छोड़ता हूँ। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट फोल्डर बाय नंबर और सिलेक्ट फोल्डर फ्रॉम लिस्ट से भी आप फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका इमेज सेव होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इन सारे को डिफ़ॉल्ट में ही रखता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है फाइल नेमिंग। तो बेसिकली इस ऑप्शन पे आके आप आपका इमेज का फाइल नेम का जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं इसको भी जो कंपनी डिफ़ॉल्ट है उसमें ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है चूज़ इमेज एरिया, और इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस देने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है DX, यानी कि जो निकॉन के क्रॉप सेंसर का जो 24x16 DX फॉर्मेट इमेज एरिया है उसमें आपका इमेज रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है 1:1, यानी कि आपका जो इमेज है वो 1:1 एस्पेक्ट रेशियो पे रिकॉर्ड होगा। और जो थर्ड ऑप्शन है 16:9, यानी कि अगर आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आपका इमेज कैप्चर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको 16:9 में भी सेट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे DX 24x16 में ही सेव करके रखता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स आपको देने को मिल रहा है वो है इमेज क्वालिटी। और यहाँ पे आके आप क्या JPEG में शूट करना चाहते हैं या क्या आप रॉ इमेज शूट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप में से जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि एक रॉ इमेज मतलब आपका कैमरा द्वारा कैप्चर किया हुआ अनप्रोसेस्ड और अनकम्प्रेस्ड इमेज है। यानी कि आप उस इमेज को आपको खुद से कोई पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के हेल्प से आपको खुद से प्रोसेस करके उसमें शार्पनेस, सैचुरेशन, वाइट बैलेंस, नॉइस रिडक्शन, ये सब आपको अप्लाई करना पड़ता है। और एक JPEG इमेज मतलब आपके कैमरा द्वारा कैप्चर किया हुआ प्रोसेस्ड और कंप्रेस्ड इमेज है। यानी कि यहाँ पे कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इमेज में शार्पनेस, सैचुरेशन, कलर, नॉइस रिडक्शन और भी जो जो सारे पैरामीटर्स है वो खुद से अप्लाई करता है। तो बेसिकली एक रॉ इमेज को आप बहुत ही आसानी से किसी भी डिवाइस में शेयर या व्यू नहीं कर सकते। आपको उसको व्यू करने के लिए उसको पहले प्रोसेस करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली रॉ इमेज को कैप्चर करें और यहाँ पे इस ऑप्शन को रॉ में सेट करके ही रखिए। पर अगर आप बिगिनर्स है, आपके पास कोई पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है या आपको पोस्ट प्रोसेसिंग पता नहीं है तो आप यहाँ पे JPEG में शूट कर सकते हैं। यहाँ पे JPEG फाइन JPEG के अंदर सबसे सुपीरियर है, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का JPEG इमेज आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको रॉ प्लस JPEG का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर आप इसमें सेट करके रखते हो तो कैमरा आपके एक फ्रेम का एक रॉ इमेज और एक JPEG इमेज दे देगा। तो आप अभी के लिए वो JPEG इमेज को यूज़ कर सकते हो और रॉ इमेज को बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑलवेज इसको रॉ पे सेट करके ही रखता हूँ क्योंकि रॉ में शूट करना ही मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे इस ऑप्शन पे आने के लिए आपको यहाँ तक आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इस आई बटन को प्रेस करके और यहाँ पे इमेज क्वालिटी ऑप्शन पे आके भी आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो।
तो इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है इमेज साइज़। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपका जेपैक इमेज का जो साइज़ है उसको आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज, यानी कि आपके कैमरा के सेंसर द्वारा जो लार्ज साइज़ का जेपैक इमेज है वो आप इस ऑप्शन पे अगर सेट करके रखते हो तो आप कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो रेजोल्यूशन है और जो मेगापिक्सल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ साथ मीडियम और स्मॉल का भी ऑप्शन है। तो जब आप इसको मीडियम या स्मॉल पे रखेंगे तो आपका जो इमेज रेजोल्यूशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और मेगापिक्सल भी कम होता जाएगा और जो साइज़ है वो भी कम होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जेपैक शूट करते हैं तो आप इसको लार्ज पे सेट करके ही रखिए। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है NEF रॉ रिकॉर्डिंग, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देने को मिल रहा है, 12 बिट और 14 बिट। तो बेसिकली एक 14 बिट रॉ इमेज एक 12 बिट रॉ इमेज से बहुत ही ज़्यादा टोनल वैल्यू को एक इमेज में कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक 14 बिट रॉ इमेज आपको ज़्यादा डायनामिक रेंज देता है एक इमेज में। तो मैं ऑलवेज यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 14 बिट पे ही सेव करके रखिए। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स, और यहाँ पे आके आप आपके कैमरा का जो ISO है उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल, यानी कि ऑटो ISO को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो ISO को ऑन करके रखते हैं तो जो मैक्सिमम ISO सेंसिटिविटी कितना तक जाएगा आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो वैल्यू सेट करेंगे ऑटो ISO में भी आपका कैमरा उस रेंज के या उस नंबर के ज़्यादा नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम ISO सेंसिटिविटी विथ फ्लैश और यहाँ पे मिनिमम शटर स्पीड को भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल को ऑफ ही रखता हूँ और खुद से ISO को मैनुअली अपना लाइट के हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ। पर अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पे ऑटो ISO सेंसिटिविटी को ऑन करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम ISO 3200 में या 4000 में मैक्सिमम आप रख सकते हैं। और यहाँ पे ISO को चेंज करने के लिए आपको यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकॉन Z50 में आपको डेडिकेटेड ISO बटन देखने को मिल जाएगा, तो आप उस बटन को प्रेस करके कैमरा का मेन कॉम्बैंड डायल को रोटेट करके भी आप ISO को चेंज कर सकते हैं। और ISO बटन को प्रेस करके सब कॉम्बैंड डायल को रोटेट करके आप ऑटो या मैनुअल ISO में भी स्विच कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है वाइट बैलेंस। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप कैमरा में वाइट बैलेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो के साथ साथ कुछ डिफरेंट ऑप्शंस भी है डिफरेंट सिचुएशन के या डिफरेंट लाइट कंडीशन के हिसाब से। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऑटो वाइट बैलेंस पे ही ज़्यादातर शूट करता हूँ। और आपको यहाँ पे कस्टम केल्विन स्केल का सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे वाइट बैलेंस को सेट करने के लिए भी आपको यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आई बटन को प्रेस करके और उसके बाद वाइट बैलेंस ऑप्शन पे जाके भी आप आपके हिसाब से वाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। मैं ऑलवेज ऑटो वाइट बैलेंस पे ही शूट करता हूँ, और अगर बाद में कुछ करेक्ट करना पड़ता है तो मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में वाइट बैलेंस को करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है सेट पिक्चर कंट्रोल, और इसके अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिल रहा है जैसे कि ऑटो, स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लैट, और भी यहाँ पे क्रिएटिव पिक्चर कंट्रोल के अंदर और भी बहुत सारा क्रिएटिव ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे पिक्चर कंट्रोल मतलब आपके कैमरा द्वारा कैमरा में शार्पनिंग, मिड टोन, क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन, इन सारे पैरामीटर्स को एडजस्ट करके क्रिएट किया हुआ कुछ प्रीसेट है जो कि आप डिफरेंट सीन या सिचुएशन या डिफरेंट मूड के सिचुएशन में आप आपका इमेज में अप्लाई करके आप उस तरह का मूड का इमेज आप बना सकते हैं या कुछ क्रिएटिव इमेज पा सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन सिर्फ जेपैक इमेज के लिए ही अवेलेबल है, और अगर आप जेपैक शूट करते हैं तो आप इन सारे ऑप्शंस में से आपके सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करके आप उस तरह का मूड का इमेज आप बना सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं बेसिकली रॉ शूट करता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है मैनेज पिक्चर कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप जो एग्जिस्टिंग पिक्चर कंट्रोल है उसको मॉडिफाई करके आप
कोई कस्टम पिक्चर कंट्रोल बना सकते हैं, उसको रीनेम और डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि कहा कि रोम में शूट करता हूँ तो मैं पिक्चर कंट्रोल को यूज़ नहीं करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है कलर स्पेस, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देने को मिल रहा है, एक है sRGB और जो दूसरा है वो है Adobe RGB। तो यहाँ पे जो sRGB है वो जनरल पर्पस ऑफ प्रिंटिंग या डिस्प्ले के लिए रिकमेंडेड है, तो मैं यहाँ पे इसको sRGB पे ही सेट करके रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है एक्टिव डी लाइटिंग। तो बेसिकली अगर आप हाई कंट्रास्ट सिचुएशन में JPEG में शूट कर रहे हो और इस ऑप्शन को अगर ऑन करके रखते हो तो कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली हाई कंट्रास्ट इमेज में हाईलाइट में और शैडोज़ में जो डिटेल है उसको थोड़ा बहुत रिस्टोर करने का ट्राई करता है। तो ये ऑप्शन भी आप अगर JPEG में शूट करते हैं तो उस टाइम ही एप्लीकेबल होता है और आप इसको नॉर्मल पे सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है हाई ISO NR यानी कि हाई ISO नॉइस रिडक्शन। तो बेसिकली अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई ISO में JPEG में शूट कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तो कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली हाई ISO में जो नॉइस प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करता है। तो अगर आप JPEG में शूट करते हो तो आप इसको नॉर्मल पे रख सकते हो। अगर आप इसको हाई पे सेट करके रखेंगे तो आपका हाई ISO JPEG इमेज में से नॉइस तो चला जाएगा पर इमेज बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन गलती से स्किप कर गया था जो कि है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन। तो बेसिकली अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई ISO में लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे हो और अगर आपका ये ऑप्शन ऑन है तो कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली जो उसमें नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेगा। तो ये ऑप्शन भी JPEG इमेज के लिए ही अवेलेबल है। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है विग्नेट कंट्रोल। तो बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को नॉर्मल हाई या लो पे रखते हैं तो कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली कुछ लेंस के इमेज के एजेस पे जो विग्नेट प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करता है। तो आप इसको नॉर्मल पे सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है डिफ्रेक्शन कॉम्पेंसेशन। तो बेसिकली हाई एफ स्टॉप नंबर जैसे कि F16 F22 पे शूट करने के टाइम कभी कभी आपका जो इमेज है वो उतना शार्प नहीं आता है या उसमें ब्लर इफेक्ट आ जाता है और बेसिकली ये होता है लेंस डिफ्रेक्शन के वजह से। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को ऑन करके उस लेंस डिफ्रेक्शन को आप थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ऑन पे सेट करके ही रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल। तो बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो जब आप कोई वाइड एंगल लेंस को यूज़ करके शूट कर रहे हो तो कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसमें जो बैरल डिस्टॉर्शन आता है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करता है। या अब जब कोई लॉन्ग टेलीफोटो लेंस को यूज़ करते हो तो उस टाइम जो पिनक्यूशन डिस्टॉर्शन आता है इमेज में उसको थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट करने का ट्राई करता है। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करके रखने का ही रिकमेंड करूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है फ्लिकर रिडक्शन शूटिंग। तो बेसिकली अगर आप कोई फ्लोरोसेंट लाइट या मर्करी वेपर लैम्प पे शूट करते हो तो उस लाइट के वजह से आपका इमेज में जो अनइवन कलरेशन कॉज होता है, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तो ये वो थोड़ा बहुत रिड्यूस करने का ट्राई करता है। पर अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो आपको फ्रेम रेट में थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली मैं इस ऑप्शन को ऑफ करके ही रखता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है मीटरिंग। तो यहाँ पे आके आप आपका कैमरा का मीटरिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है मैट्रिक्स मीटरिंग, सेंटर वेटेड मीटरिंग, स्पॉट मीटरिंग और हाईलाइटेड वेटेड मीटरिंग। तो मीटरिंग मोड के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं जानते तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मीटरिंग मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से आई बटन को प्रेस करके और उसके बाद मीटरिंग ऑप्शन पे जाके आप मीटरिंग मोड्स में से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो
है फ्लैश कंट्रोल और इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस देने को मिल रहा है TTL, यानी कि अगर आप इसमें सेट करके रखते हैं तो आपका कैमरा आपके कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो फ्लैश आउटपुट है उसको सेट करता है, और अगर आप इसको मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद आपको फ्लैश मोड का भी कुछ ऑप्शंस देने को मिल रहा है। तो एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मैं ज़्यादातर फ्लैश को यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इन सारे ऑप्शंस को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है फ्लैश कॉम्पेंसेशन। तो बेसिकली इस ऑप्शन पे आके आप एज ए एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन के जैसा फ्लैश आउटपुट को भी आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है रिलीज मोड। तो बेसिकली जब आप शटर बटन को प्रेस करते हो या प्रेस करके होल्ड करके रखते हो तो कैमरा कितना FPS में शूट करेगा आप यहाँ से उसको सेट कर सकते। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल फ्रेम, अगर आप इसमें सेट करके रखते हैं तो शटर बटन को प्रेस करने के बाद कैमरा एक ही शॉट लेगा। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस लो, अगर आप इसमें सेट करके रखते हो तो आपका चूज़ किया हुआ FPS के हिसाब से यहाँ पे जब आप शटर बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो कैमरा 1 से 4 FPS पे शूट करेगा। जो थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यूअस हाई, अगर आप इसमें सेट करके रखते हो तो जब आप शटर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो कैमरा 5 FPS में शूट करेगा। जो फोर्थ ऑप्शन है कंटिन्यूअस हाई एक्सटेंडेड, अगर आप इस ऑप्शन पे सेट करके रखते हैं तो जब आप शूट करने के टाइम शटर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो कैमरा अप टू 11 FPS पे शूट करेगा। और यहाँ पे सेल्फ टाइमर का ऑप्शन है, यानी कि आप आपके हिसाब से कैमरा को टाइम सेट कर सकते हो और शटर बटन को प्रेस करने के उस टाइम बाद शटर रिलीज होगा, यानी कि आपका फ़ोटो कैप्चर होगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है फोकस मोड। तो यहाँ पे आके आप आपका निकॉन के कैमरा का ऑटो फोकस मोड में से चेंज कर पाएंगे। तो मैं निकॉन के ऑटो फोकस मोड के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा या ऑटो फोकस मोड के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑटो फोकस मोड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आई बटन को प्रेस करके और उसके बाद ऑटो फोकस मोड ऑप्शन पे जाके आप आपके निकॉन के कैमरा का ऑटो फोकस मोड में से स्विच या सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप FN या फंक्शन बटन को प्रेस करके भी आप ऑटो फोकस मोड ऑप्शन पे चूज़ या स्विच कर पाएंगे। ठीक इसी तरह इसके बाद आपको ऑटो फोकस एरिया मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप आई बटन को प्रेस करके और फंक्शन बटन से भी एक्सेस कर पाएंगे, और मैं ऑटो फोकस एरिया मोड्स के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्टिकल वियर। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप वाइब्रेशन रिडक्शन को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ऑटो ब्रैकेटिंग, और यहाँ पे आके आप ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करके HDR फोटोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग और एक्टिव डीलाइटिंग ब्रैकेटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं जानते या उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है मल्टीपल एक्सपोजर। तो मल्टीपल एक्सपोजर फोटोग्राफी एक क्रिएटिव फोटोग्राफी टेक्निक है, तो इसको मुझे एक अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है HDR हाई डायनामिक रेंज फोटोग्राफी। तो यहाँ पे आके आप हाई डायनामिक रेंज यानी कि HDR फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है HDR मोड, और HDR मोड के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑन सीरीज, यानी कि अगर आप इसमें सेट करके रखते हैं तो आप जो सारे फोटोज़ कैप्चर करेंगे वो सारे HDR फोटोज़ होगा। यहाँ पे ऑन सिंगल फ़ोटो, यानी कि अगर आप इसमें सेट करके रखते हैं तो शटर बटन को प्रेस करने के बाद एक HDR फ़ोटो उठेगा, उसके बाद नॉर्मल पे चला जाएगा। और यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन है। यहाँ पे HDR फोटोग्राफी में जो एक्सपोजर डिफरेंशियल है वो उसका वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथिंग का एक ऑप्शन है, इसको आप नॉर्मल पे रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट एक्सपोजर में जो आप इमेज कैप्चर किए हो वो
अलग अलग से NEF में सेव करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है इंटरवल टाइम है शूटिंग। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आके आप टाइम लैप्स फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो मैं टाइम लैप्स फोटोग्राफी के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते इसको कैसे यूज़ करते हैं या टाइम लैप्स फोटोग्राफी कैसे करते हैं आपके कैमरा से, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो सेटिंग्स है वो है टाइम लैप्स मूवी। तो बेसिकली इंटरवल टाइम शूटिंग ऑप्शन पे शूट किया हुआ इमेजेस को लेके यहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिकली एक साइलेंट टाइम लैप्स वीडियो कैमरा बना देगा। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में फ़ोटो शूटिंग मेन्यू का जो ऑप्शन है वो है साइलेंट फोटोग्राफी। और अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो कैमरा का जो इलेक्ट्रॉनिक शटर है वो एक्टिव हो जाता है और ये जनरली जो नॉइज़ या वाइब्रेशन क्रिएट होता है मैकेनिकल शटर के वजह से वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग मेन्यू के बाद आपको जो सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है मूवी शूटिंग मेन्यू। तो यहाँ पे मूवी शूटिंग मेन्यू के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है रीसेट मूवी शूटिंग मेन्यू। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप इस मूवी शूटिंग मेन्यू के अंदर आपको जो सारे सेटिंग्स देखने को मिल रहा है उसको आप रीसेट करके कंपनी डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है फाइल नेमिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपके मूवी या वीडियो के फाइल नेम का जो फर्स्ट 3 डिजिट है उसको आप आपके हिसाब से रीनेम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में ही रखता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है फ्रेम साइज / फ्रेम रेट और ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेटिंग्स है। तो यहाँ पे निकॉन Z50 में आप मैक्सिमम 4K 3840x2160 रेजोल्यूशन का वीडियो आप 30p यानी कि 30 फ्रेम पर सेकेंड में आप शूट कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है जैसे कि यहाँ पे 1920x1080 फुल HD वीडियो आप 120 फ्रेम पर सेकेंड में शूट कर सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपको कैमरा के अंदर ही 3 स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस भी देखने को मिल रहा है। एज एग्जांपल अगर आप इसको 1920x1080 30p/4 स्लो मोशन में सेट करके रख के शूट करते हैं तो बेसिकली आपका जो वीडियो है वो 120 फ्रेम पर सेकेंड में ही रिकॉर्ड होगा और वो जब आपके कैमरा में प्ले होगा तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली 30 FPS में प्ले होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपके ज़रूरत के हिसाब से या आपका किस तरह का शूट करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे सेट करके आप शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है मूवी क्वालिटी और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस देने को मिल रहा है, हाई क्वालिटी और नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं इसको हाई क्वालिटी पे ही सेट करके रखता हूँ क्योंकि इसमें ही बेस्ट मूवी का क्वालिटी हमको मिलता है। पर यहाँ पे जो मूवी का साइज़ है वो भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास मेमोरी कम है या मेमोरी का शॉर्टेज है तो आप इसको नॉर्मल पे ही रख सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको हाई क्वालिटी पे ही रख के शूट करें। तो यहाँ पे मूवी क्वालिटी के बाद जो सेटिंग्स है वो है मूवी फाइल टाइप और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन देने को मिल रहा है, MOV और MP4। तो आप किस फॉर्मेट में मूवी को या वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पे जो MOV है उसका साइज़ और क्वालिटी जनरली MP4 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पर यहाँ पे जो MP4 फॉर्मेट है वो ज़्यादा कंप्रेस्ड और ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे अगर ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप MOV पे शूट कर सकते हो। मैं जनरली यहाँ पे MP4 पे रख के ही शूट करता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स और इसके अंदर जो सेकेंड ऑप्शन है ऑटो ISO कंट्रोल मोड M। यहाँ पे आके आप मोड M के लिए जो ऑटो ISO है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जो मैक्सिमम ISO सेंसिटिविटी कितना तक जाएगा आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैनुअल मोड में ISO सेंसिटिविटी कितना आप रखना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है वाइट बैलेंस। तो फ़ोटो के जैसा यहाँ पे वीडियो में भी आप वाइट बैलेंस को एडजस्ट या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसको ऑटो पे ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है सेट पिक्चर कंट्रोल। तो ये भी बेसिकली फ़ोटो के जैसा वीडियो में भी आप पिक्चर कंट्रोल को सेट कर सकते हैं आपके सीन के हिसाब से। और यहाँ पे आप हर एक पिक्चर कंट्रोल ऑप्शन को भी आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं फर्दर।
तो मैं इस ऑप्शन को भी यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो के जैसा वीडियो में भी मैनेज पिक्चर कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है एक्टिव डी लाइटिंग, तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि एक्टिव डी लाइटिंग ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हैं तो हाई कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में फ़ोटो या वीडियो लेने के टाइम जो इमेज या वीडियो का हाईलाइट या शैडो पोर्शन में जो डिटेल है ये ऑप्शन उसको थोड़ा बहुत रिस्टोर करने का ट्राई करता है। तो आप इसे नॉर्मल पे रख के शूट कर सकते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं करते हैं तो। मैं बेसिकली इसको ऑफ ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है हाई आईएसओ नॉइस रिडक्शन, तो आप इसको नॉर्मल पे रख सकते हैं। ये ऑप्शन हाई आईएसओ में शूट करने के टाइम जो नॉइज़ वीडियो में प्रोड्यूस होता है उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज़ करने का ट्राई करता है। यहाँ पे फ़ोटो के जैसा वीडियो में भी आपको विग्निट कंट्रोल का ऑप्शन देने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस ऑप्शन को अगर आप ऑन या नॉर्मल करके रखते हो तो कुछ लेंस में एजेस की तरफ जो विग्निट आता है ये ऑप्शन थोड़ा बहुत उसको मिनिमाइज़ करने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है डिफ्रैक्शन कॉम्पेंसेशन। तो बेसिकली फ़ोटो में डिफ्रैक्शन कॉम्पेंसेशन के जैसा वीडियो में भी आपको डिफ्रैक्शन कॉम्पेंसेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ टाइम हाई एफ स्टॉप नंबर पे शूट करने के टाइम जैसे कि F16, F22 आपका इमेज या वीडियो में ब्लर इफेक्ट आ जाता है या वो उतना शार्प नहीं होता है और ये होता है लेंस डिफ्रैक्शन के वजह से। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करके उसको थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो जब आप कोई वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर रहे हैं तो उस लेंस में जो बैरल डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है या आप जब कोई लॉन्ग टेलीफोटो लेंस को यूज़ कर रहे हैं उसमें जो पिनक्यूशन डिस्टॉर्शन आपका इमेज में देखने को मिलता है ये ऑप्शन उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करने का ट्राई करता है। तो आप इसको ऑन करके ही रखिए। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है फ्लिकर रिडक्शन। तो बेसिकली आर्टिफिशियल लाइट पे शूट करने के टाइम आपका वीडियो में जो फ्लिकर प्रोड्यूस होता है ये ऑप्शन उसको मिनिमाइज़ करने का ट्राई करता है। तो आप इसको ऑटो में रख सकते हैं पर फिर भी अगर आपका वीडियो में फ्लिकर देखने को मिलता है तो आप इसको 50 हर्ज या 60 हर्ज में रख के देख सकते हैं कि किस में आपका फ्लिकर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है मीटरिंग। तो आप यहाँ पे वीडियो मोड में मीटरिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं मीटरिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है रिलीज मोड सेव फ्रेम्स। तो बेसिकली ये ऑप्शन वीडियो मोड में फ़ोटो लेने के लिए दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इसको सिंगल फ्रेम में सेट करके रखते हैं तो मूवी रिकॉर्डिंग करने के टाइम जब आप शटर बटन को प्रेस करेंगे तो एक फ्रेम या एक फ़ोटो उठेगा। इस तरह से आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम मैक्सिमम 40 फ़ोटोज़ आप कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन पे ऑन करके रखते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में जब आप शटर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो कंटिन्यूअसली फ़ोटो उठेगा। पर यहाँ पे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखे हो तब आप वन टाइम वन फ़ोटो ही क्लिक कर पाएंगे इस कंटिन्यूअस मोड में। तो मैं इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम पे ही सेट करके रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है फोकस मोड। तो बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में आप ऑटो फोकस मोड को यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। तो फोकस मोड के अंदर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है AFS यानी कि सिंगल F, ये बेसिकली स्टेशनरी सब्जेक्ट के लिए है। तो इस ऑटो फोकस मोड में आप फोकस पॉइंट को अपना सब्जेक्ट के ऊपर रख के कैमरा का शटर बटन को हाफ प्रेस करके फोकस को अचीव कर पाएंगे और वो फोकस वहाँ पे लॉक हो जाएगा जब तक आपका सब्जेक्ट या आप खुद मूव नहीं कर रहे हैं तब। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है AFC यानी कि कंटिन्यूअस F। तो इस ऑटो फोकस मोड में फोकस पॉइंट को अपना सब्जेक्ट के ऊपर रख के फोकस करने के बाद अगर आप शटर बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके रखे हो तो कैमरा लगातार उसमें फोकस करता रहता है। अगर आपका सब्जेक्ट मूव करता है तो कैमरा ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करता रहता है। यहाँ पे जो थर्ड ऑटो फोकस मोड है वो है AFF यानी कि फुल टाइम F। तो इस ऑटो फोकस मोड में आपको शटर बटन को हाफ प्रेस नहीं करना पड़ता है, कैमरा ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट को ट्रैक करता है और यहाँ पे मैनुअल फोकस का ऑप्शन भी है। तो आप आपका सब्जेक्ट या सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ से ऑटो फोकस
मोड को चेंज कर पाएंगे। पर दोस्तों ये जो सारे मेजर सेटिंग्स है वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम कैमरा में आई बटन को प्रेस करके भी एक्सेस या चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है एफ एरिया मोड। तो यहाँ पे आके आप वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में जो ऑटो फोकस एरिया मोड है उसको आप चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। सिंगल पॉइंट एप यानी कि आप एक ऑटो फोकस पॉइंट यूज़ होगा। यहाँ पे वाइड एरिया स्मॉल और वाइड एरिया एफ लार्ज का ऑप्शन है। और यहाँ पे ऑटो एरिया एफ में कैमरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है कि कहाँ पे फोकस होना चाहिए या कौन सा ऑटो फोकस पॉइंट यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑटो एरिया एफ को यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बेसिकली मैं निकॉन के DSLR का फोकस एरिया मोड और फोकस मोड के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, पर मिररलेस कैमरा के लिए अभी तक नहीं बनाया हूँ। पर मैं जल्दी यहाँ पे निकॉन के मिररलेस कैमरा का जो ऑटो फोकस मोड है और ऑटो फोकस एरिया मोड है उसके ऊपर डिटेल वीडियो जल्दी बनाऊँगा। तो यहाँ पे इसके बाद ऑप्टिकल वाइब्रेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रिडक्शन का ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है। तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों वाइब्रेशन रिडक्शन को ही ऑन करके ही रखिए। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है माइक्रोफोन सेंसिटिविटी और यहाँ पे इसके अंदर ऑटो का ऑप्शन है और आप मैनुअली माइक्रोफोन सेंसिटिविटी को भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऑटो पे ही छोड़ता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है एटेन्यूएटर। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं तो बेसिकली जो ऑडियो डिस्टोर्शन या गेन प्रोड्यूस होता है ये यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको प्रिवेंट करने का ट्राई करता है। मैं इस ऑप्शन को डिसेबल करके ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपका इनबिल्ड या एक्सटर्नल माइक का जो फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स है वो आप यहाँ पे वाइड रेंज और वोकल रेंज के बीच में चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप आपके ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मूवी शूटिंग मेनू में जो लास्ट सेटिंग्स है वो है विंड नॉइस रिडक्शन। आउटडोर में वीडियो शूट करने के टाइम जो विंड नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करने का ट्राई करता है। तो इस ऑप्शन को आप ऑन करके चेक कर सकते हैं। मैं बेसिकली इस ऑप्शन को ऑफ करके ही रखता हूँ। तो यहाँ पे मूवी शूटिंग मेनू के बाद आपको जो सब मेनू देखने को मिल रहा है वो है कस्टम सेटिंग्स मेनू। और मैं यहाँ पे निकॉन के Z सीरीज़ के कस्टम सेटिंग्स मेनू के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि वो निकॉन Z6 में मैंने दिखाया था, पर यहाँ पे आपको जो सारे सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो सारे वहाँ पे भी सेम था। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेटअप मेनू के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है फॉर्मेट मेमोरी कार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपका कैमरा में जो मेमोरी कार्ड या SD कार्ड है उसको आप फुल्ली फॉर्मेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेट करने के बाद आपका उस मेमोरी कार्ड में जो सारे डेटाज है वो टोटली रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है सेव यूज़र सेटिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपके कैमरा का शटर स्पीड, एपर्चर, ISO, वाइट बैलेंस और भी जो सारे सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे U1 या U2 में सेव कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग्स को यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसको U1 और U2 में स्विच करके उन 2 सेटिंग्स को जो कि आप सेव करके रखे हो उसको आप बहुत ईजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है रीसेट यूज़र सेटिंग्स। तो बेसिकली U1 और U2 में जो सेटिंग्स आपने सेव करके रखे हो आप यहाँ पे आके उसको रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेज और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है। तो आप इसको इंग्लिश पे ही सेट करके रखिए। इसके बाद यहाँ पे टाइम जोन एंड डेट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली आप कैमरा को खरीदने के बाद ही आपको यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा। तो आप इसको अगर सेट नहीं किया हो तो आप यहाँ पे आके इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो मॉनिटर ब्राइटनेस है उसको चेंज करने का ऑप्शन है। तो आप इसको लाइट कंडीशन के हिसाब से या आपके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा LCD का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बैटरी ड्रेन का इशूज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके बाद व्यू फाइंडर ब्राइटनेस यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का ब्राइटनेस है उसको चेंज करने का या एडजस्ट करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके बाद व्यू फाइंडर कलर बैलेंस का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली इस ऑप्शन पे आके आप व्यू फाइंडर का कलर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का जो थीम है वो आप डार्क
ऑन लाइट या लाइट ऑन डार्क के बीच में से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप आपके ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एफ फाइन ट्यून का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आके आप किसी लेंस का ऑटो फोकस को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्सपर्ट का काम है, मैं इसको करने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है सेफ फोकस पोजीशन, और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तो आपका कैमरा आपका लेंस का जो लास्ट फोकस पोजीशन था वो स्टोर करके रखेगा, और जब आप ऑन करेंगे तो उस फोकस पोजीशन को रिस्टोर करेगा। तो ये आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है इमेज डस्ट ऑफ रे फोटो। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप एक रेफरेंस फ़ोटो के मदद से आप आपके सेंसर में कहाँ पे डस्ट है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पे निकॉन का कैप्चर NXT सॉफ्टवेयर का भी ज़रूरत है। तो मैं इस ऑप्शन को कभी भी यूज़ नहीं किया हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है इमेज कमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप कुछ कमेंट को जैसे कि आपके इंफॉर्मेशन या आपके स्टूडियो का इंफॉर्मेशन को या कोई भी इंफॉर्मेशन को आप ऐड कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपका हर एक इमेज के मेटा डाटा में या एक्सिप डेटा में आपको देखने को मिलेगा पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, या जब आप इमेज रिव्यू करते हैं उस टाइम। तो ये अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कोई इमेज कमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपके कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन भी आपका हर एक इमेज का मेटा डाटा में या एक्सिप डेटा में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है बीप ऑप्शंस। तो आप यहाँ पे जो बीप पिच है या बीप का जो वॉल्यूम है ये आप आपके हिसाब से ज़्यादा कम या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है टच कंट्रोल्स। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप टच कंट्रोल को इनेबल सिर्फ प्लेबैक के लिए इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है फुल फ्रेम प्लेबैक फिक्स, यानी कि जब आप इमेज को रिव्यू कर रहे हो या प्ले कर रहे हो तो जब आप उसको स्वाइप करते हो तो आप उसको किस तरह से देखना पसंद करोगे, आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में से चूज़ करके उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद सेल्फ पोर्ट्रेट मोड का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा निकॉन Z50 में। तो बेसिकली जब आप सेल्फ पोर्ट्रेट ले रहे हैं उस टाइम आप इस मोड को ऑन करके अपना पोर्ट्रेट ले सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसको इनेबल करेंगे तो सिर्फ शटर बटन के अलावा बाकी सारे बटन्स डिसेबल हो जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन को कभी भी यूज़ नहीं किया हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है HDMI। तो बेसिकली जब आप आपके कैमरा को किसी बड़े LCD स्क्रीन में या कोई मॉनिटर में आप HDMI केबल से कनेक्ट करते हो तब आप जो आउटपुट है उसका सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है लोकेशन डेटा डिस्प्ले। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो लोकेशन डेटा है जो कि आप अपना स्मार्ट डिवाइस से स्नैपब्रिज ऐप से डाउनलोड किए हो आप यहाँ पे आके उसको देख पाएंगे। तो इस ऑप्शन को भी मैं कभी भी यूज़ नहीं किया हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एयरप्लेन मोड। तो बेसिकली इस ऑप्शन को इनेबल करके आप जो वायरलेस फंक्शंस है जैसे कि वाईफाई ब्लूटूथ उसको आप डिसेबल कर पाएंगे। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है कनेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं या वाईफाई कनेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, नए कोई स्मार्ट डिवाइस से साथ पेयर या कनेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है कनेक्ट टू पीसी। तो बेसिकली इस ऑप्शन पे आके आप आपके कैमरा को पीसी के साथ वाईफाई से आप कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है वायरलेस रिमोट ML L7 ऑप्शंस। तो बेसिकली अगर आप निकॉन का वायरलेस रिमोट ML L7 को यूज़ करते हो तो आप उसको उस रिमोट का FN1 और FN2 बटन को आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं कभी भी ML L7 रिमोट को यूज़ नहीं किया हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्मिटी मार्किंग्स भी देखने का ऑप्शन है। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो एनर्जी सेविंग, और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो फोटो मोड में जो शूटिंग डिस्प्ले है वो अप्रॉक्स 15 सेकेंड पहले ऑफ हो जाएगा स्टैंड बाई टाइमर्स के। तो आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं आपके हिसाब से।
इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है स्लॉट एम्प्टी रिलीज लॉक। तो बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को लॉक रिलीज लॉक्ड पे सेट करके रखते हो तो जब आपके कैमरा में कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं होगा तो उस टाइम शटर बटन को प्रेस करने के बाद भी शटर रिलीज नहीं होगा। और अगर आप इसको ओके इनेबल रिलीज पे सेट करके रखते हैं तो अगर आपके कैमरा में कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं है तो भी शटर बटन को प्रेस करने के बाद शटर रिलीज़ होगा। तो मैं इसको यहाँ पे रिलीज से लॉक्ड पे सेट करके ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शंस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आके आप सारे सेटिंग्स को रीसेट कर पाएंगे। और यहाँ पे फाइनली सेटअप मेनू के सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो है फर्मवेयर वर्जन। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपके कैमरा का और लेंस का फर्मवेयर वर्जन को चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नया फर्मवेयर वर्जन अपडेट है तो आप यहाँ पे आके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैं निकॉन के फर्मवेयर अपडेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं जानते तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप मेनू के बाद आपको देखने को मिलेगा रिटच मेनू। तो बेसिकली यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है यहाँ पे आके आप आपके कैमरे के अंदर ही अपना रॉ या जेपैक इमेज को एडिट या प्रोसेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए एडोबी फोटोशॉप या लाइटरूम को ही यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैमरा में कभी भी प्रोसेस नहीं करता हूँ। पर अगर आपके पास कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहाँ पे आके थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है NEF प्रोसेसिंग, तो बेसिकली इस ऑप्शन पे आके आप आपके कैमरा का जो रॉ या NEF फाइल है उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ट्रिम, यहाँ पे आके आप आपका इमेज को ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डी लाइटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्विक रिटच का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत फ़ोटो को रिटच या मॉडिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आप आपके कैमरे के अंदर ही रेड आई करेक्शन कर पाएंगे, अपना इमेज को आप स्ट्रेट कर पाएंगे। यहाँ पे डिस्टोर्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन है। तो अब आपका कैमरा में अगर आपका इमेज में डिस्टोर्शन है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इमेज ओवरले और मूवी को भी आप यहाँ पे ट्रिम कर पाएंगे। तो मैं कभी भी इस ऑप्शन को यूज़ नहीं किया हूँ, पर अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पे आके आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसमें चूज़ टैब पे आते हैं तो आपको आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं आप माई मेन्यू और रिसेंट सेटिंग्स में से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे माई मेनू पे सेट करके रखते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐड आइटम्स करके आप जो सेटिंग्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं आप उसको यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे चूज़ टैब पे इसको रिसेंट सेटिंग्स में सेव करके रखते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे आके जो सारे रिसेंट सेटिंग्स आपने एक्सेस किए थे वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये आप आपके हेल्प या ज़रूरत के हिसाब से जो कि आपका यूज़फुल रहता है आप यहाँ से उसको रख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। इस सीरीज़ का जो प्रीवियस वीडियोस है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो वो आप नीचे जाके देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में।